दरख्शी की तरफ से आया मैसेज पढ़कर वो गहरी सांस लेते अपने कमरे की तरफ चला गया। उसे यही तसल्ली चाहिए थी कि वो ठीक थी। अब उसे सुबह होने का इंतज़ार था जब वो उसे देख पाता। पेरिस बहुत खूबसूरत है, हम हर साल यहाँ आएंगे। बर्फ़ की सफ़ेद चादर में लिपटे पेरिस शहर पर आर्मीने का दिल आ गया था। वो हर 2 कदम चलने के बाद घूमकर 2 चक्कर लगाती, फिर थोड़ा सा दौड़कर आगे जाती और गर्दन मोड़ के पीछे आते रायद को देखती। दुनिया इतनी बड़ी है और भी बहुत जगह हैं देखने वाली, क्या ज़रूरत है हर साल यहाँ आने की। रायद ने हाथ जैकेट की जेबों में डाले, तेज़ तेज़ चलते हुए जल्द अज जल्द होटल पहुँचना चाहता था। महकमे मौसमियात की जानिब से हैवी स्नोफॉल की पेशगोई की गई थी, ऐसे में उनका रोड पर मौजूद होना महफूज नहीं था। अच्छा, हर 2 साल बाद। अब ठीक है ना? अमीना मुँह उसकी तरफ उल्टे कदमों पीछे हट रही थी। नहीं, रायद ने इनकार किया था। 3 साल में एक बार। आर्मीने ने हिम्मत नहीं हारी, एक और कोशिश की, साथ ही एक कदम पीछे हटी और उसका पैर बर्फ़ पे स्लिप हुआ। सोचा जा सकता है। वो भागकर उसकी तरफ आया, उसे दोनों बाजुओं से थामते गिरने से बचाया। कितना खूबसूरत है सब, मुझे वापस नहीं जाना। आर्मी ने उसके बाजुओं में घूम गई थी। पैर बर्फ़ से अटी रोड पर जमाते उसने सारा वज़न रायद पर मुंतकिल किया और बाजू सीने पे बांधकर रायद के कंधे पर रखते आसमान की तरफ देखा था। रायद ने पाँव फिसलन ज़दा बर्फ़ पर जमा कर वज़न बैलेंस किया। हम साथ हैं इसलिए खूबसूरत है, और वापस ना जाने वाली बात तुमने तब भी की थी जब हम वीनस में थे। बाजू उसके गिर्द बांधते रायद ने सर ऊपर करके बर्फ़ के गाले अपने चेहरे पर महसूस किए। इसे छोड़ो, तुम वादा करो हम यहाँ दोबारा आएंगे। उसके बाजू खोलते वो उसकी तरफ पलटी थी। रायद ने उसकी पलकों पर गिरी बर्फ़ को देखा था। आसमान से गिरती बर्फ़ तले वो उससे वादा ले रही थी। उसने मुस्कुरा कर सर इस बात में हिलाया था। तुम्हारा नाक लाल हो रहा है, तुम्हें ठंड लग रही है। होटल वापस चलते हैं। हाथ बढ़ाकर उसका ऊनी मफरल ऊपर किया था। भालू तो बनी हुई हूँ, इतने सारे गर्म कपड़े पहन रखे हैं, नहीं लगती ठंड। तो मेरी तस्वीर बनाओ इधर। बल्कि नहीं, ऐसा करते हैं, हम वीडियो बनाते हैं मिस्टर स्नो सॉन्ग पर। वो उसके बाजू का घेरा तोड़कर भागती हुई स्ट्रीट लाइट तले का खड़ी हुई। अरमिन, सर्दी लग जाएगी यार। वो उसके पीछे आया था। कुछ नहीं होता, तुम कैमरा सेट करो। वो हाथ हवा में उठाए पैरों को आगे पीछे करते डांस स्टेप की प्रैक्टिस कर रही थी। रायद ने मुस्कुराकर उसे देखा। उसे पता था जब तक वीडियो नहीं बनेगी वो यहाँ से नहीं जाएगी। मैंने तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं किया। उसने सलाम फेर कर दुआएं मांगने के लिए हाथ उठाए जब अफसाने की आवाज़ आई थी। वो मुस्कुराते हुए आंखें बंद करके दुआ मांगता रहा। तुम्हें पता है, मेरी ज़ैनब आंटी से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। हम दोनों ने साथ शॉपिंग भी की है। मैंने बहुत सारी चीज़ें ली हैं, अपने लिए भी और बेबी के लिए भी। बहुत अच्छा गुजरा वक्त मेरा। वो जाए नमाज पर बैठे मेहरदाद की पुष्ट पर नज़रें जमाए दाएं करवट बेड पर लेटी हुई थी। मैं ख्वामख्वाह जज्बाती हो रही थी तुम्हारे जाने से। इतने आराम से वक्त गुजरा कि पता भी नहीं चला मुझे। मेहरदाद दुआ मांगकर मुंह पर हाथ फेरा, चाय नमाज तय करके रखी और बेड की तरफ आया था। मैंने गमले में एक पौधा लगाया है, तुम्हें पता है उस पर सफ़ेद गुलाब लगते हैं। मेहरदाद उसके बराबर आके लेटा। अफसाने एक करवट छोड़कर सीधी हुई थी। और तुम्हें पता है, उसने बोलते हुए गर्दन मोड़ के मेहरदाद को देखा था। वो उसे ही देख रहा था। उसके अल्फाज गुम हुए। मैंने तुम्हें बहुत याद किया, नरमी से कहते मेहरदाद ने हाथ की पुष्ट पर उसके गाल फेरी। बस इतनी सी बात, और वो आंसू में आती नमी छुपाने के लिए करवट बदलकर उसके सीने में मुंह छुपा गई। दोबारा मत जाना, अभी नहीं। जब तक हमारा बेबी नहीं आ जाता तुम कहीं नहीं जाओगे, वो नम आवाज़ में कह रही थी। नहीं जाऊंगा, वादा। उसके बालों पर सर उठते उसने आंखें बंद की थी। अब बताओ, तुमने मुझे कितना याद किया। चंद लम्हों बाद आंखें रगड़ कर साफ करते वो उससे अलग हुआ था। सारा बताऊं? पीछे होते कहने के बल लेट के उसे देखा था। जितने दिन मेरे बगैर गुजारे हैं उन सब तमाम दिनों की रोदात सुनाओ, वो हुक्मिया अंदाज में कह रही थी। बादशाह ज़ंज़िबाबी मन। वो हल्का सा हंसा। वो बोलता क्या, वो मुस्कुराते हुए उसे सुनेगी। कभी कभी उसे यकीन नहीं आता था कि वही मेहरदाद है जो कैलिफोर्निया में उसे मिला था। उस वक्त से अब तक ज़िंदगी बहुत बदल चुकी थी।
उसे ये समझ नहीं आया था कि ज़िंदगी में सब कुछ यकमुश्त नहीं मिलता। हर चीज़ अपने मुकर्ररा वक्त पे इंसान तक पहुंचती है। कभी हम बेसब्र हो जाते हैं, रास्ते की तवालत पर कोफ्त का शिकार हो जाते हैं, शिकवे करते हैं, बेजार हो जाते हैं, लेकिन हमें अल्लाह के प्लान का पता नहीं होता। हम पहले ही वावेला मचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक वक्त आता है जब हम पलट कर देखते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि वो कैसे हमें हर किस्म के हालात से गुजार कर इतनी दूर ले आया, जहाँ हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हम पहुँच पाएंगे। कुछ चीज़ें वक्त लेती हैं। अगर हम सब्र करें और अल्लाह के प्लान के मुताबिक चले तो वो हमारे हक में बेहतर साबित होती हैं। क्या बना रहे हो? वो खाने की खुशबू का ताक़ुब करती किचन में आई। उस दिन के बाद उनकी आपस में कोई बात नहीं हुई थी। वो उसका सामना करने से कतराती थी। वो सलाम करता तो जवाब देती, खुद से कोई बात नहीं करती थी। जब आरज़ घर पे होता तो वो ज़्यादातर अपने कमरे में होती थी। टर्किश कबाब, आरज़ ने बिना चौंके मामूल की तरह जवाब दिया था। मुझे पता था नहीं था कि तुम कुकिंग भी कर लेते हो। वो कुर्सी खींचकर वहीं बैठ गई थी। ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत आती है। वो कबाब तलते हुए साथ साथ उसे जवाब दे रहा था। अच्छा। वो सर हिला के खामोश हुई थी। खाने के बाद बाहर चले? आज मौसम अच्छा है, किसी पार्क चलते हैं। आरज़ ने कबाब प्लेट में डाल के उसके सामने रखे थे। चलते हैं। खिलाफ तवक्को वो फ़ौरन मान गई थी। वो कबाब पैन से निकाल कर प्लेट में सेट करने लगा। वो थोड़ी हथेली पर टिकाए उसे देखती गई। कुछ तो था जो नॉर्मल हो गया था उनके दरमियान। वो अजीब तरह से उसकी आदी हो गई थी। वो उसके नखरे उठाता था, उसकी कड़वी कसीली बातें माथे पर एक शिकन लाए बगैर सुन लेता था, उसकी थोड़ी सी तवज्जो पर खिल उठता था। वो अजीब इंसान था और इस अजीब इंसान की दरख्श बिन्ते तलाल को आदत हो गई थी। और ये तो सबको पता है कि आदत मोहब्बत से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तुम काफ़ी मशहूर हो लड़कियों में। वो दोनों थोड़ी देर पहले ही पूरा दिन बाहर गुजार कर अपार्टमेंट में आए थे। दरख्शी आते ही अपने कमरे में चली गई थी। कुछ देर बाद आरज़ फ्रेश होकर कपड़े तब्दील करके फ़ोन पर बात करते हुए लिविंग रूम में आया तो दरख्शी सोफे पर बैठी अपने लैपटॉप गोद में रखे पाँव मेज़ पर रखे टक टक टाइपिंग कर रही थी। आरज़ ने फ़ोन बंद किया तो दरख्शी की आवाज़ आई। उसने चौंक कर उसे देखा। अब इस बात का क्या मतलब था? जी, उसे नासमझी से उसे देखा था। लड़कियों को तुम काफ़ी हैंडसम लगते हो। आज बाहर बहुत सी लड़कियों ने गुजरते हुए तुम्हें तारीफ़ी कमेंट्स पास किए। डोंट टेल मी कि तुमने नोटिस नहीं किया। उसकी नज़रें लैपटॉप पर थी। इसमें स्पेशल नोटिस लाने वाली तो कोई बात नहीं थी। मुझे आदत है ऐसे कमेंट्स की। उसने सादगी से कंधे उचकाए थे। दरख्शी ने गर्दन घुमा के उसे देखा। क्या खुद एतमादी थी। वैसे तो बहुत लोगों ने हमारे कपल के भी तारीफ़ी कमेंट्स पास किए थे, आपने शायद वो नहीं सुने। उसने सरसरी अंदाज में कहा था। पता नहीं, अंदाज लापरवाह था। एक अब बात पूछूं? वो उसके साथ आके बैठा था। मेरा कोई मूड नहीं फजूल सवालों का जवाब देने का। खटाक से जवाब आया था। सुने बगैर कैसे पता कोई फजूल सवाल ही करूँगा? पहले आप सुन तो लेती। एमी दिल तोड़ दिया। वो खफा हुआ था। तुम्हारा दिल भी हर वक्त टूटने को तैयार होता है। अच्छा पूछो अपना सवाल। उसने लैपटॉप स्क्रीन बंद की थी। अब नहीं पूछता मैं। वो सोफे पर पीछे होके बैठा था, मुंह भी फुला लिया। ड्रामे ही नहीं ख़त्म होते तुम्हारे। दरख्शी ने आंखें घुमाई थी। हाँ ठीक है, वो क्यूट था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि बार बार ऐसी शक्लें बना लिया करे। आरज़ वैसे ही बैठा रहा। माथे पर 2 बलों का इजाफा भी हो चुका था। तुम अपनी तरफ से तुम क्यूट शक्ल बना रहे हो, जबकि रियल में तुम हुआनक लगते हो ऐसे करते हुए। दरख्शी ने नाक चढ़ा के उसे देखा था। हुआनक? वो जबड़े खींच कर उसकी तरफ घूमा था, बोलते हुए सोचती नहीं है आप? किस खुशी में हुआनक कहा मुझे? हाँ, दांत पीस कर कहते वो थोड़ा उसकी तरफ झुका था। वो बेसाख्ता डर कर अपनी जगह से थोड़ा सा पीछे हुई। वो इतना गुस्से में क्यों आ गया था इस नॉर्मल सी बात पे? अच्छा सॉरी, मैं ड्रामा कर रहा था। आरज़ को उसकी शक्ल देख के हंसी आई थी। मुझसे मत डरा करें, बेज़रर सा, मासूम सा, क्यूट सा शोहर हूँ आपका। शरारत से उसे देखा था। तुम? वो दांत पीस कर बोलने लगी, लेकिन वो बात काट गया था। मैं बहुत प्यारा हूँ ना? उस दिन आपने खुद ही बताया था। वैसे करीब से देखने पर तो और ज़्यादा प्यारा लगता हूँ। और एक आप हैं, मुझे नज़दीक से देखकर बेहोश हो जाती हैं। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? नाक चढ़ाकर बोलते वो शिकवा कना हुआ था। दरख्शी जो हंसी आई थी जिसे उसने महारत से छुपाया था।
मैं बताती हूँ तुम्हें ये कहाँ का इंसाफ है। वो मसनूई गुस्से से कहते उसकी तरफ बढ़ी थी। उसकी आंखों से झलकती मुस्कुराहट देख चुका था। तभी शरारत से उसे आंख मारकर अपनी जगह से उठ के भागा था। दरख्शे पाँव में स्लीपर अरसते उसके पीछे भागी। अरेज हंसते हुए आगे भाग रहा था, फिर उसे चिढ़ाने से बाज नहीं आ रहा था और दरख्शे दांत पीसते हुए उसे पकड़ने की कोशिश में थी, लेकिन वो हाथ नहीं आ रहा था। माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं दोनों। अफसाने ज़ैनब को आर्मीने की शादी की पिक्चर्स दिखा रही थी तो उन्होंने दुल्हा दुल्हन की तस्वीर देख के तबसरा किया था। हाँ माशाल्लाह, आप भी आर्मीने से इन पर्सन मिले। उधर तो मेकअप में लुक चेंज लग रही है, ये असल में बहुत ज़्यादा क्यूट है। अफसाने के लहजे में अपनी छोटी बहन के लिए मोहब्बत साफ महसूस की जा सकती थी। तुम इन्हें शादी की दावत पर बुलाओ ना, तुम नहीं जा सकती तो वो तो आ सकते हैं, ज़ैनब ने नरमी से कहा था। ये तो सही कहा आपने, मैं अभी कॉल करती हूँ इसे। अफसाने चहकते हुए उठी थी। फ़ोन कमरे में है, मैं मेनू को कॉल करके आती हूँ। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। फ़ोन की घंटी कब से बज रही थी। आर्मीने ने अधखुली आंखों से इधर उधर हाथ मार के फ़ोन तलाशा जो कि तकियों के नीचे से बरामद हुआ था। उसने बंद आंखों से पलकों की झिरी बनाकर कॉल करने वाले का नाम देखा, अफसाने। हेलो। उसने कॉल ऑन करके फ़ोन कान से लगाया था। आवाज़ नीम ख्वाबदा सी थी। कितनी देर से फ़ोन कर रही हूँ, कहाँ थी। ये नहीं है कि पहली बेल पे ही फ़ोन उठा लो। जब तक कॉल करने वाला थक कर फ़ोन रखने वाला होता है तब तुम्हारा हेलो आता है। दूसरी तरफ अफसाने जैसे उसके फ़ोन उठाने के इंतज़ार में ही बैठी थी। फ़ौरन शुरू हो गई। मैं सो रही थी, सब खैरियत। उसकी आवाज़ से लग रहा था कि वो अभी भी नींद में ही थी। हाँ खैरियत ही है, अभी तुम जाग गई हो तो। अफसाने बोलने लगी। जब अरमिन कोई है यार, फ़ोन करो, बंद करो फ़ोन। रायत की नींद भरी आवाज़ फ़ोन स्पीकर के करीब से गूंजी। अफसाने ने लब दांतों तले दबाए। ऊप्स, अफसू है, तुम सो जाओ, मैं बात करके आती हूँ। आर्मी ने उसके डिस्टर्बेंस के ख्याल से वहाँ से उठ के जाने लगी। अफसू को बोलो बाद में कर ले बात। उसके कंधे के गिर्द बाजू का आसार बनाते उसे उठने से रोका था। अगर मैं आपको ठहर के कॉल करूँ तो चलेगा। रायत के बाजू पर हाथ रखते वो वापस अपनी जगह लेटी थी। ओके, लेकिन तुम याद से कॉल कर लेना। वो फ़ोन बंद कर गई थी। वो पहले ही शर्मिंदा हो रही थी कि उन्हें सोते हुए डिस्टर्ब किया। आर्मीने ने फ़ोन तकिए के करीब फेंका और रायत के बाजू के घेरे में रहते उसके मुखालिफ सिम करवट बदल के आंखें बंद कर गई थी। अभी वो कच्ची पक्की नींद में थी जब दोबारा फ़ोन बजा। कच्ची नींद की वजह से एक पल को तो उसे झटका लगा। उसने धड़कते दिल के साथ बिना नंबर देखे फ़ोन ऑन करके कान से लगाया था। हेलो, कैसी हो आर्मीने। दरकशंदे की आवाज़। आर्मीने की आंखें पट से खुली थी। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं। उसने उठने की कोशिश की। नागवारी से कहते रायत के माथे पे बल पड़े थे। वो आर्मीने की गर्दन में मुंह छुपा गया। आपकी नींद डिस्टर्ब हो गई थी। मैं भी ठीक हूँ। रायत साहब कैसे हैं, नरमी से पूछा गया। रायत साहब, वो गुस्से में थी क्या। आर्मीने ने फ़ोन कान से हटा के देखा था। स्क्रीन पर नज़र पड़ते वो गड़बड़ा कर रायत से दूर होने लगी, लेकिन वो कमर पर गिरफ्त सख्त करके मज़ीद उसे चिपका, मुँह उसकी गर्दन में छुपाया। आर्मीने ने बेबसी से स्क्रीन के चौकट्टे में नज़र आते दरख्शे के चेहरे को देखा। वो वीडियो कॉल पर थी। आर्मीने ने बाजू ऊपर करके कैमरे का रुख अपनी तरफ किया था। मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। वो रायत का चिपकना जानती थी, इसलिए थोड़ा सा ऊपर करके खिसकते चेहरा रायत की पहुँच से दूर किया। वो हड़बड़ा के फ़ोन को देखा। उसे पता था कि वो जितनी भी कोशिश करती, फ़ोन का पिक्सल इतना अच्छा था कि हो नहीं सकता कि वो दोनों एक ही फ्रेम में नज़र ना आते। ओके, तुम बाद में बात करना, अभी रायत से बात कराओ मेरी, पुरसुकून लहजे में कहते हुए उसने स्क्रीन पर नजर आते रायत की तरफ इशारा किया था। उसने आर्मीने का घबराना शर्माना देख लिया था, लेकिन वो अफसाने नहीं थी कि कॉल बंद करती। आर्मीने उसे कहो मुझे उससे बात नहीं करनी। रायत की आवाज़ दरख्शे तक साफ गई थी। आर्मीने ने बेबसी फ़ोन में नज़र आती दरख्शे को देखा।
फिर रायत को। इन दोनों बहन भाइयों के दरमियान वो अजीब सी मुश्किल में पड़ गई थी। तुम्हारे तो अच्छे भी करेंगे बात, दरख्शे ने मुस्कुराते हुए दांत पीसे। वो 2 दिन से उससे बात करना चाह रही थी, लेकिन वो मैं मसरूफ़ हूँ कह के कॉल काट जाता था। तो अच्छों से ही बात कर लो, मैं तो नहीं करूँगा। उसने आर्मीनी के हाथ से फ़ोन लेके साइड पे फेंका था। रायत, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मेरी बात सुनो, वरना फिर मैं देखती हूँ तुम कैसे सुकून से हनीमून गुजारते हो अपना। तुम जानते हो ना आरेस मुझे ना नहीं करता। फ़ोन के स्पीकर से गूंजती आवाज़ में धमकी थी। रायत दांत पीसते हुए उठ के बैठा था। आर्मीने ने मुस्कुराहट दबा के उसे देखा। वो बुड़बुड़ाते हुए शर्ट पहन रहा था। ये धमकियाँ मुझे मत दिया करो। क्या करोगी? उसे घर बिठा लोगी? ऑफिस नहीं जाने दोगी? तो इसमें सिर्फ मेरा नुकसान तो नहीं होगा? शर्ट पहनकर फ़ोन उठाकर चेहरे के सामने करते हुए दांत पीस के बोला था। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी। तुम मुझे अब सिर्फ अपना बताओ कि तुम वापस कब आ रहे हो। 2 महीने हो गए हैं, तुम्हारा हनीमून ख़त्म ही नहीं हो रहा। 1.5 महीना मुश्किल से हुआ है, और तुम्हारा क्या मसला है मेरे हनीमून से? मेरी मर्ज़ी जब वापस आऊँ। और तुम्हारी इतलाक़ के लिए अर्ज़ है कि नए शादीशुदा जोड़े को थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए होती है। लेकिन तुम्हें क्या पता इस बात का? सुबह सुबह कॉल खड़का दी। भुएं सुकेट कर उसे शर्मिंदा करना चाहा था। रायत, बकवास मत करो। मुझे क्या पता था कि तुम लोग की मॉर्निंग नहीं हुई अभी तक। खैर, मुझे सिर्फ ये कहना था कि तुम वापस आकर अपना काम संभालो। आरेस 3 दिन से आउट ऑफ कंट्री वो सेमिनार अटेंड करने गया हुआ है जो तुम्हें करना था। दांत पीसकर कहते वो खफा लगती थी। ओह, तो ये बात है। रायत के लबों पर शरारती मुस्कुराहट चमकी। तुम्हें उसकी याद आ रही है तब तुम? शट अप, मैं बस इतना कह रही हूँ कि तुम अपने हिस्से के काम खुद किया करो। आर्यस ऑलरेडी इतना मसरूफ़ होता है, और अब ये एक्स्ट्रा जिम्मेदारी। हमारी ढंग से बात भी नहीं हुई इतने दिन से। वो खफा सा बोल रही थी। आर्मी ने उठकर बैठते मुस्कुराते हुए उन दोनों बहन भाइयों की बातें सुनी। बाल जूड़े में बांधकर अंगड़ाई लेकर सुस्ती दूर करना चाहिए। नींद तो पहले ही भाग गई थी। अच्छा, रायत ने बेध्यानी से दरख्शे की बात पर सर हिलाते नजरें आर्मीने पर अटक गई थी। विंडो की स्लाइड्स बने हुए थे और कमरे की मसनूई लाइट सॉफ्ट थी, तो सूरज की रोशनी उसके आधे चेहरे और गर्दन पर पड़ रही थी। ढीली ढाली सी सफ़ेद कॉलर शर्ट रायत के गर्दन में गिल्टी सी भरकर मासूम हुई थी। तुमने मेरी बात सुनी भी नहीं। दरख्शा ने उसकी बेध्यानी महसूस कर ली थी। इस बात में सर हिलाते हुए उसने आर्मीने की कलाई थाम कर उसे बेड से उतरने से रोका था। आर्मीने ने एक नज़र कलाई थामे उसके हाथ को देखा, फिर रायत को, और वो इसे ही देख रहा था। वो वहीं थम गई। वो उसकी नज़रों के बदलते मफ़हूम पहचानती थी। तुमसे तो बात करना फजूल है। अब तुम भी करना मुझे कॉल, अच्छे से जवाब दूंगी। वो गुस्से से कॉल काट गई थी। तुम्हें उनकी बात सुननी चाहिए थी। वो नाराज़ हो गई होंगी। आर्मीने ने तफक्कुर से फ़ोन को देखा था। कुछ नहीं होता, मैं मना लूँगा उसे। तुम तो इधर आओ। अल्फाज के बरक्स लहजा संजीदा हो रहा था। आर्मीने के करीब खींचा। रायत गर्दन पे महसूस होती रायत की हल्की बड़ी शेव का खुरदरापन आर्मीने को झुरझुरी लेने पर मजबूर कर गया था। उसने हथेली के ज़ोर से ज़बरदस्ती उसका चेहरा अपनी तरफ किया था। आर्मीन, उसकी गर्म भोजल सांसें आर्मीन की पलकों से टकराई थी। यूनिवर्सिटी में क्लासेस शुरू होने वाली हैं, उधर कब जाना है? वो कुछ दिन से उससे बात करना चाह रही थी, लेकिन मौका नहीं मिला था। कभी उससे बात करना भूल जाता, कभी राइस उसे सब बातें भुला देता था। बाद में डिस्कस करेंगे। वो उसे अपने साथ लिए तकिए पर गिरा था, लेकिन उसने रिमोट उठाकर कमरे में आती रोशनी की वाहिद माखज़ विंडो के स्लाइड्स बंद किए थे। कमरे में अंधेरा छा गया था। राइट से बात करके वो किचन में आई। फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर पानी ग्लास में उंडेला। आरएस के जाने के बाद वो पूरे अपार्टमेंट में बुलाई फिरती थी। पिछले कुछ अरसे से उसे अपनी कैफियत कुछ खास समझ नहीं आ रही थी। अजीब सी आदत हो गई थी उसे आरएस की। वो होता तो सुकून रहता था। वो थोड़ी देर को भी कहीं चला जाता तो अजीब बेसुकूनी हो जाती थी। वो आजिज़ आ गई थी अपनी इस कैफियत से। उसने सोच लिया था कि अब जब वो आएगा तो उसे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवाएगी। इससे तो बात तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। वो दिल ही दिल में ऐड कर रही थी जब उसका फ़ोन बजा। डॉक्टर रिचल की कॉल थी। वो अब उससे बात करते हुए किचन से बाहर निकल आई थी। कुछ दिन बाद की बात थी जब तुम आजकल ज़्यादा ही मसरूफ़ नहीं हो गए। दिल ही दिल में किए ऐद पर 2 हरफ भेजते वो उसके सर पे आके खड़ी हुई थी। दरख्शे की तेज़ आवाज़ पर आरेज़ ने
लैपटॉप से सर उठा के उसको देखा था। उसे सेमिनार से वापस आए 2 दिन हो गए थे। इन 2 दिनों में भी वो घर पर कम ही टिका था और आज वो घर पर था तो नाश्ते के बाद लैपटॉप में सर दिए बैठा था। दरख्शन ने जुज़ू वक्ती मुलाजमा के साथ मिलकर घर की सफाई करवाई। मुलाजमा के जाने के बाद वो टेरेस पर रखे पौधों की काट छांट की। उसे फारिग होकर शावर लिया, फ्रेश सी लिविंग रूम में आई तो आरेज अभी तक लैपटॉप पे मसरूफ़ था। वो कुछ देर तो इधर उधर घूमती रही, फिर आरेज का खामोश रहना बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसके पास चली आई। नहीं तो कुछ इम्पोर्टेंट मेल्स थी, वही चेक कर रहा हूँ। आप बताएं, कोई काम था? सवालिया नज़रों से उसे देखा था। मुझे तुमसे क्या काम होगा? तुम अपनी मेल्स चेक करो, बेजारी से कहते हुए वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन आरेज ने उसका हाथ पकड़ कर रोका था। थोड़ी देर बैठ जाए मेरे साथ, उसने गोया दरख्वास्त दर्ज की थी। शायद वो भी इसी के इंतज़ार में बैठा था। और तुम्हारा काम? दरख्शन ने लैपटॉप की तरफ इशारा किया था। ये तो बस टाइम पास कर रहा था मैं। उसने आगे पटपटा के उसे देखा था। वो बिना कोई बहस के उसके साथ बैठी। आरएस ने लैपटॉप में बंद करके मेज़ पर रख दिया। कैनी सोफे के पुश से टिकाकर सर का वजन हाथ में मुंतकिल किया और घुटना फोल्ड करके सोफे पर रखते वो उसकी तरफ रुख करके बैठा। अब वो तसल्ली से उसे देख सकता था। वो लब काटते सोचों में गुम लगती थी। क्या उसे बता देना चाहिए? अगर उसने मेरा मजाक उड़ाया तो? वो इसकी बात ना समझा तो? अगर उसके दिल में उसकी कदर कम हो गई तो? वो अजीब सी कश्मकश में थी। दिमाग में डॉक्टर रिजल की बातें घूम रही थी। तुम किसी कागज़ पर वो सब रिकॉर्ड करो जिससे तुम्हें खौफ आता है, या इस दौरान जो चीज़ तुम्हारे जहन में आती है सबसे पहले आती है। अपने ख्यालात को रिकॉर्ड करो, वो सब मफरूज़े लिखो जो तुम्हारे जहन में जन्म लेते हैं। जब भी मैं होती हूँ वो सब लिखो। माजी, इंटीमेट सिचुएशन, तुम किसी से मतलब के हाल को देखो। तुम्हारा यकीन, तुम्हारी जजमेंट और उसके मुताबिक तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में सोच। ये सब रिकॉर्ड करो। अपने खौफ की जड़ तक तुम्हें खुद पहुंचना होगा। तुमसे बेहतर तुम्हें और कोई नहीं जान सकता। अपने अंदर के डार्क सीक्रेट तुम्हें सिर्फ मालूम होंगे। तुम अपने अंदर झांको। क्या है तुम्हारा सबसे बड़ा खौफ? तुम्हारी सबसे बुरी याद? सबसे बुरी याद? उसके चेहरे पर अजीब सा तासुर उभरा था। आरएस गौर से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था। वो यकीनन किसी अंदरूनी कश्मकश का शिकार थी, लेकिन क्या? दरख्शे नरमी से उसके हाथ पे हाथ रख के उसकी सोचों में खलल डालते अपनी तरफ मुतवज्जो किया था। हाँ, वो चौंक कर हाल में वापस आई थी। मैं सुन रहा हूँ, आरएस ने नरमी से कहा था। क्या? दरख्शे ने नासमझी से उसे देखा था। जो भी आपने कहना है, आपके खौफ, खदशात, सच, झूठ, सब बोले, मैं सुन रहा हूँ। नरमी से उसकी आंखों में देखा था। यकीन दिलाया कि वो उसकी हर बात सुनने के लिए तैयार है। खौफ का वजूद नहीं और खदशात तुमसे जुड़े हैं। झूठ कुछ नहीं, कुछ है नहीं। और सच, मैं कैसे मान लूँ कि तुम दुरुस्त शख्स हो सच सुनाने के लिए? सोफे के पुर से गाल टिका कर बैठी वो थके थके अंदाज में उसे देख रही थी। मानती तो आप हैं, लेकिन मानती नहीं। वो हल्का सा हंसा था। तुम अपने काम कंटिन्यू करो। वो मुस्कुरा भी नहीं सकी थी। संजीदगी से कहते उठकर जाने लगी। जब आपने अपनी नहीं सुनाई तो मेरी सुन ले। उसका हाथ थामे वो सादगी से उसे देख रहा था। दरख्शे हाथ छुड़ाते हुए वापस बैठी थी। हाथ क्यों छुड़ा लेती हैं आप? आपके हाथ छुड़ाने से दुनिया छूट जाती है मुझसे। वो मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कुराहट आंखों तक नहीं पहुंची थी। दरख्शे बिना कुछ बोले तो कान से उसे देख के गई। वो दोनों आमने सामने बैठे अपनी ही उलझनों में गिरफ्तार थे। क्या कहना था तुमने? खामोशी का तवील वक्फा दरख्शे की आवाज़ ने तोड़ा था। जी, उसने इस बात में सर हिलाया था। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि अगर ये लम्हा गुजर जाता तो वो दोनों वापस 0 पॉइंट पर आ जाते। वो महसूस कर सकता था कि वो उसे कुछ बताना चाहती है, लेकिन कुछ तो था जो उसे रोके हुए था। तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? वो जानता था कि उसे क्या ट्रिगर करता है, लेकिन वो लब काटते कन्फ्यूज सा उसे देख रहा था। बताओ फिर। वो उसे सोचों में गुम देखकर पशेमान हुई। उसकी अच्छी खासी नॉर्मल होती ज़िंदगी होती अगर वो किसी और लड़की से शादी करता। अपनी ही सोच पर उसके माथे पे बल आए थे। वो किसी और लड़की से क्यों शादी करता? वो खुद से खफा हुई। मुझे आपके वक्त में से 5 मिनट चाहिए, बिलाखिर उसने कह दिया। 5 मिनट? दरख्शे की आंखों में नासमझी थी।
जी 5 मिनट। मैं स्टॉप वॉच पर टाइमिंग लगा देता हूँ, इससे ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, सादगी से कहते उसने फ़ोन पर स्टॉप वॉच ओपन की थी। टाइमर सेट करके उसे दिखाया। लेकिन क्यों? वो उसकी बात का मकसद नहीं समझी थी। क्या आपको मुझ पे भरोसा है? उसके पूछने पर दरख्शे ने बिला ताफ़ुक़ुफ़ इस बात में सर हिलाया था। आपको लगता है कि मैं कभी आपको नुकसान पहुंचा सकता हूं? सादगी से पूछा था। दरख्शे ने बेसाख्ता नफ़ी में सर हिलाया था। 5 मिनट। आप मुझे किसी बात से ना टोकेंगी ना रोकेंगी, ना सवाल करेंगी ना जवाब देंगी। बिल्कुल चुप करके बैठना है आपने। डील? संजीदगी से उसे देखा था। ओके, तुम लगाओ टाइमर। कुछ पल खामोशी से उसे देखने के बाद उसने बेतासुर अंदाज में कहा था। आरेज ने फ़ोन पर स्टॉप वॉच का टाइमर क्लिक करते फ़ोन मेज़ पे रख दिया था। बाय द वे, काफ़ी खुशकिस्मत वाक़या हुआ हूँ मैं। मेरी बीवी मेरी बात मानती है। शरारत से कहते वो नामहसूस अंदाज में उसके नज़दीक हुआ था। क्या मैंने कभी आपको बताया आप मुझे आपके हाथ कितने पसंद हैं? नरमी से उसके हाथ अपने हाथों में लिए थे। मैं अगर कहूँ कि मैंने कभी सोचा था नहीं था कि मैं कभी इतने करीब से आपको देख पाऊंगा, तो ये झूठ होगा। उसके हाथों की लकीर पर अंगूठा फेरते दूसरे हाथ से उसके बाल माथे से ठीक करते हुए कान के पीछे अड़ासे थे। लेकिन एक बात है जो सच है, वो ये कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरा दिल आपको नज़दीक से देख के इतनी ज़ोर से धड़केगा कि सीने से बाहर आना चाहेगा। उसका हाथ नरमी से अपने दिल पर रखते अपने हाथ पर उसका दबाव बढ़ाया था। वो एक ट्रांस किसी कैफियत में उसे देखते उसकी धड़कनें अपने हथेली तले महसूस कर रही थी। और सच तो ये भी है कि मैं आपकी आंखों पर तब से फिदा हूँ जब ये मुझे देखती भी नहीं थी। धीमे से मुस्कुराते उसकी नाक से नाक टकराई थी। आंखें बंद करें, नर्म आवाज़ में कहते थोड़ी तले 2 उंगलियां रखकर उसका चेहरा ऊपर किया था। वो एक हाथ से उसके दिल पर रखे, दूसरा हाथ उसके बाजू पर रखे आंखें बंद कर गई थी। वो बारी बारी उसकी आंखें चूमकर पीछे हटा। दरख्शे ने आहिस्ता से आंखें खोली थी। वो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। बहुत बेज़र सी मोहब्बत है मेरी। आप डरा मत करें, वरना मुझे खुद से शिकायत होती है। नरमी से उसके गाल पर मौजूद तिल को लबों से छुआ था। टाइमर बज गया था। वो पीछे हुआ, गर्दन मोड़कर मेज़ पर रखे फ़ोन को देखा, फिर दरख्शे को देख के हल्का सा मुस्कुराकर कंधे उचकाए और वहाँ से उठना चाहा, जब दरख्शे ने कॉलर से पकड़ के उसे रोका था। आरएस ने चौंक कर उसके कॉलर पकड़े हाथ को देखा, फिर दरख्शे को। वो उसका कॉलर मुट्ठी में दबोचे उसकी आंखों में देख रही थी। आरएस की गर्दन में गिल्टी सी उभर कर मौदूम हुई थी। दरख्शे की आंखों में देखा। उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। मुझे कुछ पल के लिए तुम पर फिदा हो जाने दो और भूल जाओ इन दिनों को जब हम एक दूसरे के बगैर गुजरे। दरख्शे ने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर पूरी कुव्वत से उसे दूर धकेला। अरेज पीछे हुआ, फिर हाथ बढ़ाकर उसका बाजू थामना चाहा, लेकिन उसने उसकी आंखों में बेयकीनी देखते उसने हाथ पीछे कर लिया। वो भागते हुए अपने कमरे में बंद हो गई थी। अरेज वहीं बैठे बेखुदी से उस बंद कमरे को देखे गया। उसकी आंखें नम हुई थी। वो किसी दिन उसकी जान ले लेगी। वो वहीं सोफे पे लेट गया था, दोनों हाथ सर के पीछे रखे। वो सीलिंग पर बने डिज़ाइन को देख रहा था। जो बात दरख्शे को समझ नहीं आ रही थी, वो आरेज को एक पल में समझ आ गई थी। वो जान गया था कि दरख्शे बिन्ते तलाल को आरेज हैरत से मोहब्बत हो गई थी। वो नम आंखों से मुस्कुराया था। उसे पता था वो अभी रो रही होगी। थोड़ा सा रोना तो बनता था उसका। शहजादियों को कैद कहाँ बर्दाश्त होती है, फिर चाहे वो मोहब्बत ही कैद क्यों ना हो। दिल क्या वो उसके पीछे जाए, फिर दिल को लगाम डाली। उसे अभी इंतज़ार करना था। दूसरी तरफ वो आंखों दरवाजे की पुर से टेक लगाए ज़मीन पर बैठी थी। आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता था कि वो उसके आगे बेबस हो गई थी। उसने सुना था, आज उसे मालूम हुआ कि किसी का जानलेवा लम्स क्या होता है। उसके हाथ उसके वजूद को ऐसे छूते थे जैसे वो पियानो पर कोई धुन बजा रहा हो और वो उसे अपने मुताबिक चलाता था। थोड़ी देर पहले जो हुआ था वो हकीकत था या ख्वाब, जो भी था। दरख्शे बिन्ते तलाल की सोचने समझने की सलाहियत कुछ पल को सल्ब करके ले गया था। उसे अपनी बेबसी पे रोना आए जा रहा था। बड़े अरसे बाद वो इस तरह रोई थी, वरना वो रोने वालों में से नहीं, रुलाने वालों में से थी। आरेज बेटा, कैसे हो तुम? दरख्शे से तो बात कराओ। वो फ़ोन नहीं उठा रही।
फातिमा की बात पर आरेज ने दरख्शे के कमरे के बंद दरवाजे को देखा। वो बाहर जाने के इरादे से गाड़ी की चाबियां उठा रहा था जब फातिमा की कॉल आई थी। फातिमा आनी, वो सो रही है, उनका फ़ोन भी साइलेंट पर है। वो जैसे उठेंगी मैं आपकी बात करा दूंगा उनसे। उन्हें तसल्ली देकर 2-4 बातें करके उसने फ़ोन बंद किया और एक नज़र बंद दरवाजे पर डालते वो बाहर निकल गया था। वो कॉफ़ी के मग हाथ में लिए लिविंग रूम में आया तो दरख्शे सामने विंडो के साथ ऊंची कुर्सी पर बैठे विंडो से बाहर बरसती बारिश को देख रही थी। दिन को तो वो अपने कमरे से बाहर नहीं आती थी। इस दौरान आरेज अपार्टमेंट से बाहर चला गया था। कुछ ज़रूरी काम निपटाकर वो वापस आया तो दरख्शे से सामना हुआ, पर उसके कहने पर कॉफ़ी बनाने चला गया। सुबह वाले वाक़ये का कोई तासुर आरेज को उसके चेहरे पर नज़र नहीं आया। कॉफ़ी, आरेज ने मग उसके सामने किया। दरख्शे मग दोनों हाथों में थामकर विंडो से बाहर देखने लगी। आरेज घूंट-घूंट कॉफ़ी पीते उसके बोलने का इंतज़ार कर रहा था। तुम्हें पता है, हर चीज़ का एक मुकर्रर वक्त होता है। कुछ बातें अगर आपको वक्त से पहले मालूम हो जाए तो वो अजाब बन जाती हैं, उम्र भर का अजाब। उसने विंडो से बाहर देखते हुए बोलना शुरू किया था। मुझसे डॉक्टर रिचल ने कहा है कि अपनी सबसे बुरी याद कलम बंद करूं, लेकिन मुझे लगता है उसे लिखने के बजाय मुझे तुमसे शेयर कर लेना चाहिए। तुम वैसे भी तो मुझे सुनना चाहते थे। मैं सुन रहा हूँ। मुझे उस दिन वहाँ नहीं जाना चाहिए था। वो दिन बहुत बुरा बल्कि बदतरीन साबित हुआ मेरे लिए, वो हमवार लहजे में कह रही थी। आरेज की गिरफ्त कब पर सख्त हुई थी। वो उसे सुनने के लिए बैठा था, लेकिन उसका दिल दुआ गो था कि कुछ बुरा, बहुत बुरा ना हो। वो सांस रोके उसके अगले अल्फाज सुनने का मुंतज़िर था। दरख्शे ने उसकी तरफ देखा। वो भूरी सुनहरी आंखों से उसे देखते बिल्कुल साकिन था। उसने गर्दन वापस विंडो की तरफ मोड़ी थी। वो एक हफ्सदा दिन था। सांस के साथ फिजा में रची इंसानी गोश्त चलने की बदबू आती थी। बात करते हुए वो खिड़की पर तरतर बरसती बारिश को देख रही थी, जबकि जहन के पर्दे पर माजी की यादाश्तें खुली हुई थी। उस दिन आसमान के मशरकी किनारे पर गहरी काले बादलों में तब्दील हो चुके थे, जैसे किसी तूफान को अपने अंदर छुपाए हुए हों। वो तारीख किनारों से आगे की तरफ सफ़र कर रही थी। हफ्ज़दा फ़िज़ा में सांस लेना मुश्किल हो रहा था। नौ उम्र दरख्शे ने एक नज़र ख़राब होते मौसम को देखा और फिर डेज़ी की तलाश में नज़रें दौड़ाई। छुट्टी होने के बाद स्कूल उस वक्त तकरीबन खाली था। रुखसाना ने, तुमने डेज़ी को देखा है कहीं? उसके पास मेरी वर्कबुक है, उसने मुझे वापस देनी है। वो अपनी पाकिस्तानी निजात फेलो रुखसाना के पास आई थी। मैंने साइंस ब्लॉक की तरफ, पिछली तरफ जो नया ब्लॉक अंडर कंस्ट्रक्शन है, उस तरफ जाते देखा था। शायद अभी भी वहाँ हो। रुखसाना को हाथ हिला हिलाकर बात करने की आदत थी। दरख्शे ने मुसब से उसके हाथ के इशारों को नज़रअंदाज करते शुक्रिया बोला और साइंस ब्लॉक को जाने वाली रास्ते पर मुड़ गई थी। तुम इधर ही इंतज़ार कर लो उसका, वो आ जाएगी थोड़ी देर तक, रुखसाना ने पीछे से आवाज़ दी थी। नहीं, मुझे जल्दी है, ड्राइवर इंतज़ार कर रहा है। मैं वर्क बुक लेकर आती हूँ। गर्दन मोड़कर उसे जवाब देते वो तेज़ कदमों से वहाँ से चली गई थी। वो तेज़ कदमों से चलते ज़ेरे तामीर ब्लॉक तक पहुँची। एक नज़र आसमान को देखा। किसी भी वक्त बारिश हो सकती थी। वो इमारत में दाखिल हुई तो डेज़ी का स्कूल बैग से उसे सामने ही मशीनरी के आलात साथ पड़े मेज़ पर रखा हुआ नज़र आ गया था, लेकिन डेज़ी कहीं नहीं थी। वो उसकी तलाश में नज़र घुमाती बैग तक आई। दिल क्या बैग खोलकर अपनी बुक उठाए और चलती जाए, लेकिन मैनर्स आड़े आ गए। वो वहीं रुककर डेज़ी का इंतज़ार करने लगी। उसने सोचा डेज़ी को आवाज़ देनी चाहिए। इससे पहले कि वो इस सोच को अमली जामा पहनाती, उसे थोड़े फासले पर मौजूद कमरे से मध्यम सी आवाज़ें आती हुई महसूस हुई थी। शायद डेज़ी वहाँ थी, वो उसके साथ कोई और भी था। वो उस कमरे की तरफ बढ़ गई। इमारत अभी तामीर हो रही थी और उस कमरे के दरवाजे और खिड़कियों के चौखटे अभी खाली थे। वो आदतन बगैर चाप के कदम उठा रही थी। वो कदम दरवाजे की चौखट तक पहुंची तो जो मंजर उसने देखा वो फिर अगले कई सालों के लिए उसके जहन और ब्लॉक बी के कंप्यूटर के उधेड़ उम्र टीचर से नहीं मिटा था। डेज़ी और शास्त्री सर। दरख्शे ने बेसाख्ता मुंह पर हाथ रख के उबकाई आने से रोकी थी। इससे ज़्यादा क्रीम मंजर उसने अपनी ज़िंदगी में अब तक नहीं देखा था। उस दिन उसने इंसान और जानवर का फ़र्क मिटते हुए देखा था। किनारों से बढ़ती स्याही ने पूरे आसमान को अपनी लपेट में ले लिया था। शायद हब्स के बाद होने वाली तूफ़ानी बारिश तर तर बरस रही थी।
वो भागते हुए उस इमारत से बाहर आई। उसकी पोनीटेल से निकलते बालों की गीली लटें उसके भीगते चेहरे से लिपटी हुई थी। पता नहीं चेहरा बारिश ने भिगोया था या आंखों से गिरते आंसुओं ने। मैं वहाँ से घर आके सीधा अपने कमरे में गई। बारिश में भीगने की वजह से बुखार भी हो गया था। सबको लगता था मैं बुखार की वजह से चिड़चिड़ी हो रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें क्या बताऊँ आरिस, वो मंजर मेरी आंखों के सामने से जाता ही नहीं। क्या चीज़ है ये नफ्स, इंसानों में और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं रहता। उसकी आंखों में अफसोस था। आरिस सांस रोके उसे सुन रहा था। अब इतने साल गुजर गए हैं इस बात को। देखो तो बहुत वजूहात नज़र आती हैं कि डेज़ी ने ऐसा क्यों किया। मीडिया, फिल्म, ड्रामे, कुछ भी करने की आज़ादी, सही गलत की पहचान ना होना, कम उम्र और किसी का गाइड करने के लिए मौजूद ना होना, या फिर सिर्फ बशरन कमज़ोरी। बहुत वजूहात हो सकती हैं। और उसका साथी जानवर जैसी जिबलत वाला बज़ाहिर इंसान, लेकिन जानवरों से भी बदतर। उसका लहजा तल्ख हो रहा था। वो कुर्सी से उठी और लिविंग रूम की तरफ बढ़ गई। पाँव समेटकर सोफे पर बैठते उसने सर सोफे के पुर्श से टिकाया था। आरिस चलते हुए उसके पीछे आ खड़ा हुआ। उसने नरमी से उसके हाथ कंधों पर रखे और नर्म हाथों से दबाने लगा। दरख्शी आंखें बंद कर गई थी। पहले मुझे डेज़ी से नफरत महसूस होती थी, घिन भी आती थी, कराहत भी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उससे नफरत ख़त्म हो गई। लेकिन अब इस अमल से भी घिन आती है। वो बंद आंखों से बोल रही थी। मैं तुम्हें बताऊं, मुझे सब पता है। मियाँ बीवी का रिश्ता, फितरी तकाज़े, सब। मैं अगर इस बात को गलत समझती तो मैं इसके खिलाफ बोलती, लेकिन जब बात खुद पर आती है तो मुझे वो मंजर याद आता है और मुझे अजीब लगता है। मुझे अपना आप बुरा लगता है, लेकिन अब मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तो और भी बुरा लगता है। अपने साथ तुम्हें क्यों इम्तिहान में डाल रखा है? तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हें एक नॉर्मल शादीशुदा ज़िंदगी क्यों नहीं मिल रही? मैं तुम्हारी मोहब्बत की बहुत कदर करती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन भी है, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे अभी कुछ समझ नहीं आता। तुम कहते हो ना मैं बेहोश हो जाती हूँ बार बार, तो मैं जानबूझकर बेहोश नहीं होती आरिस, ये खुद होता है। शायद वक्त के साथ वो कराहत बीमारी बन गई मेरे लिए, फोबिया। उसका करती बेबसी से कहते वो जो भी रीज़न रहा होगा, लेकिन मैं जानबूझकर नहीं करती। वो उसके हाथ कंधों से हटाकर सीधी होकर बैठी थी। मैं शायद ऐसे ही रहती अगर मेरी ज़िंदगी में तुम ना आते। अब वो बोलते हुए रुकी, फिर सर सोफे के पुर्श से टिकाकर आंखें बंद कर ली। अरे सोफे के पीछे से घूमकर उसके सामने आया था। तुम कुछ नहीं कहोगे? दरख्शी ने बंद आंखों से पूछा था। कहता हूँ, पहले आप बताएं, आपको नींद आ रही है क्या? नहीं, आंखों में थोड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन तुम बोलो, मैं सुन रही हूँ। वो बाजू सीने पे बांधे खुद में सिमटी ठंड लग रही थी। मैं कह रहा हूँ कि आरिस के बोलने पर दरख्शी ने आंखों की झुर्री बना के उसे देखा था। आपको सो जाना चाहिए, आरिस ने नरमी से कहा था। नहीं, मैंने बताया ना मुझे नींद नहीं आ रही। आंखों में जलन है तो इसलिए आंखें खुली रखना मुश्किल है। आपको कमरे में छोड़ाऊँ? मैं खुद आंखें ज़बरदस्ती खोलते उसे देखकर उसने कहना चाहा कि वो खुद चली जाएगी थोड़ी देर तक, लेकिन वो थोड़ा सा उस पर झुका। उसके दोनों बाजू अपनी गर्दन के गिर्द बांधे और किसी कीमती मता की तरह एहतियात से उसे बाजुओं में उठाया। दरख्शी ने आंखें बंद कर ली। वो नरमी से उसे बाहों में लेकर उसके कमरे तक आया। दरख्शी ने आंखें बंद ही रखी। उसने झुककर एहतियात से उसे बेड पर लेटाया, लिहाफ खोलकर उस पर फैलाया और लिहाफ बाजुओं में दबोचकर वो करवट बदल गई। थोड़ी ही देर में वो सो गई तो वो अपने कमरे में आ गया था। कुछ देर कमरे में टहलता, फिर अपना लिहाफ उठाया और दरख्शी के कमरे का रुख किया। एहतियात से बेड की दूसरी तरफ तकिया सेट करते वो वहीं लेट गया था। दरख्शी की तरफ करवट बदल कर हाथ गाल तले रखे वो कितनी ही देर उसे देखा गया। आहिस्ता आहिस्ता पलकों के खिलाफ भारी होने लगे। दरख्शी को देखते हुए कब नींद की देवी उस पर मेहरबान हुई पता ही नहीं चला। वो अपने कमरे से बाहर आई तो घर में चहल पहल सी महसूस हुई। मुलाजिम मुस्तैदी से घर की सफाई में मशगूल थे। विंडोज़ के कर्टन तब्दील किए जा रहे थे। छत और दीवार तक साफ की जा रही थी। वो नजरें घुमाकर इर्द गिर्द का जायजा लेती ज़ैनब की तरफ आई, जो लाउंज के एक तरफ सकीना के साथ मौजूद थी।
वो उसे हदायत दे रही थी। सकीना उसकी हदायत के मुताबिक मेज़ पर मुख्तलिफ चीज़ें सेट कर रही थी। अफसाने ने एक नज़र मेज़ को देखा। वो मेज़ कल रात तक तो यहाँ मौजूद नहीं थी, शायद वो आज ही वहाँ रखवाई गई है। अफसाने बेटा, तुम इतनी जल्दी उठ गई, थोड़ी देर आराम कर लेती, कहीं शोर की वजह से तो आंख नहीं खुल गई। ज़ैनब की नज़र अफसाने पर पड़ी तो वो हाथ में पकड़ा सुर्ख रंग का रुमाल मेज़ पर रख के उसकी तरफ आई थी। दांत बता रहा था कि रात को बेआराम हो रही थी तुम, सही से नींद नहीं आई, खैरियत थी, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। उन्होंने हाथ के पुश से उसका के गाल और मुंह माथा छुआ। अफसाने उनकी फ़िक्र पर मुस्कुरा दी थी। आप फिक्र परेशान मत हो, दर्द नहीं था, बस दिल घबरा रहा था, घुटन सी महसूस हो रही थी, इसीलिए नींद नहीं आई। मुस्कुराकर उन्हें तसल्ली दी थी। ये सब अफसाने ने अतराफ में नज़र घुमाकर अब्रू उचकाकर उन्हें देखा था। है ना, नया साल शुरू होने वाला है, इसकी नौरेज़ तैयारी हो रही है। ज़ैनब उसे लेकर लाउंज में रखे सोफ़े की तरफ आ रही थी। नया साल? लेकिन अभी तो मार्च चल रहा है और इस्लामिक साल भी मुहर्रम से शुरू होता है मेरे ख्याल से। अफसाने हैरान हुई थी। हाँ जी, लेकिन ईरानी रवायात में हमारा नया साल नौरोज़ से शुरू होता है। नरमी से उसे बताते हुए वो सोफ़े तक पर बैठी थी। अफसाने का हाथ पकड़ कर उसे बिठाया। अफसाने ने सामने मेज़ पर रखी चीज़ों का जायज़ा लिया। मोमबत्तियाँ, रंग किए हुए अंडे, फूल, क्रिस्टल बाउल, रहल में मौजूद कुरान पाक और जिस चीज़ ने अफसाने की तवज्जो खींची वो छोटे से बक्स की तरह सब्ज और नीले रंग का एक्वेरियम था। नौरोज़ का क्या मतलब होता है? ज़रा सा झुककर उंगली से एक्वेरियम पर दस्तक दी। सुनहरी रंग की मछली उसके दस्तक पर तैरते हुए एक्वेरियम की शीशे की दीवार तक आई थी। नौरोज़ मतलब नया दिन, हयात नौ की अलामत। इस त्यौहार को तुम ऐसे समझ लो जैसे ईद होती है, मुल्क भर में आम तातील दी जाती है। वैसे तो ये 13 दिन तक चलता है, लेकिन लोग आजकल 2-3 दिन ही सेलिब्रेट करते हैं, ईद की तरह। ज़ैनब की दी मालूमात पर अफसाने को खुशगवार सी हैरत हुई थी। वैसे तो नौरोज़ सेलिब्रेट करना 3000 साल पुरानी रवायत है और अब तो ये इंटरनेशनल फेस्टिवल बन चुका है। ईरान के अलावा दूसरे ममालिक भी ये त्यौहार मनाया जाता है, जैसे उज़्बेकिस्तानी, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, आज़रबाईजान और इंडिया पाकिस्तान में भी। लेकिन ईरान के लिए उसकी अहमियत इस लिहाज से ज़्यादा है कि ये हमारे लिए बाहर के साथ नए साल की शुरुआत होता है। ज़ैनब ने थोड़ी तफसील से बताना मुनासिब समझा और ये सब अफसाने ने सामने मेज़ पर रखी चीज़ों की तरफ इशारा किया था। यह तो हफ्सीन के लिए है। उन्होंने मुस्कुराकर लाउंज के कोने में लगी टेबल की तरफ इशारे किए थे। हफ्सीन? अफसाने ने नासमझी से दोहराया था। ये नौरोज़ सेलिब्रेशन करने का बहुत अहम हिस्सा है। हफ्सीन के बगैर नए साल की शुरुआत नहीं करते हम। जैसे क्रिसमस ट्री के बगैर क्रिसमस अधूरी होती है, वैसे ही हफ्सीन मेज़ के बगैर नौरोज़ नामुकम्मल होता है। उन्होंने आम फहमी साल के ज़रिए अफसाने को समझाने की कोशिश की थी। ओह अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हफ्सीन मेज़ की सेटिंग के लिए हैं। उसने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया था। ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। हफ्सीन टेबल का असल मकसद कुछ और है। 7 और चीज़ें हैं जो अलामती तौर पर मेज़ पर सजाई जाती हैं। ज़ैनब को सकीना ने बुलाया तो माजरत करके उठ गई। अफसाने दिलचस्पी से मेज़ पर रखी चीज़ों का जायज़ा ले रही थी। अच्छा त्यौहार था। अगर ये त्यौहार ईद की तरह था तो फैमिली गैदरिंग भी होगी। उसे अचानक ख्याल आया, तो क्या मेहरदाद के मामू लोग भी आएंगे? कमरे में किसी शोर की वजह से उसकी आंख खुली। उसने मंदी मंदी आंखें खोलकर आवाज़ों की सिमत देखा। आरेज ड्रेसिंग टेबल पर सामान सेट कर रहा था। तरक्शे ने गौर से देखा। वो उस वक्त एक बास्केट से परफ्यूम की शीशियाँ निकालकर ड्रेसिंग टेबल पर रख रहा था। तरक्शे की आंखें पट से खुली। वो अपना सामान वहाँ पर सेट कर रहा था। वो उठकर बैठी, कमरा घुमाकर पूरे कमरे का जायज़ा लिया। चेयर्स पर हैंगर समेत आरेज के कपड़े रखे थे और साथ में ही एक डब्बे में कुछ और सामान भी था। ये तुम क्या कर रहे हो? हैरान नज़रों से उसे देख रही थी। मैं अपना सामान इस रूम में शिफ्ट कर रहा हूँ, मसरूफ़ अंदाज में जवाब आया।
क्यों? उसने बुए से उकेड़ कर उसका पुरसुकून अंदाज देखा। आरिस सादगी से उसकी तरफ मुड़ा था। मुझे अकेले कमरे में डर लगता है। डरावने सपने आते हैं जैसे बहुत सी चुड़ैलें हों और वो मेरा खून पीने आ रही हों। वो झुरझुरी लेते हुए कह रहा था। शट अप, सुबह सुबह ड्रामे मत शुरू कर दो। मुंह बनाकर बोलते उसे एहसास हुआ कि वाकई सुबह हो गई थी। उसे हैरत हुई, अभी तो वो सोई थी और सुबह भी हो गई। मेरी हर बात ड्रामा लगती है आपको? मुंह बसोड़ कर कहते वो अपने काम में मसरूफ़ हो गया था। तो मुझसे पूछे बगैर 1 मिनट, हाथ के साथ इशारे से चुप करवाते जेब से फ़ोन निकाल कर दिखाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं सुन के आता हूँ। जब तक आप ये कपड़े वार्डरोब में सेट कर दें या फिर सारा सामान उठाकर कमरे वापस मेरे कमरे में रखा है। वो जल्दी जल्दी बोलते वो कमरे से बाहर निकल गया था। तरक्शे ने एक नज़र दरवाजे को देखा जहाँ से आरिस गया था और फिर सर झटक कर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। वो फ्रेश होकर कमरे से बाहर आई तो आरिस फ़ोन से कान लगाए लिविंग रूम में टहलता हुआ नजर आया था। तरक्शे को देख के कॉल बंद की और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आया था। अपना सामान खुद सेट कर लो। माथे पे बल लिए वो संजीदगी से कहती किचन की तरफ बढ़ गई थी। जो हुक्म वो सीने पे हाथ रख के ज़रा सा झुक के उसके पीछे आया था। नाश्ता मैं बना दूँ? मुस्कुराते हुए ऑफ़र की गई थी। दरख्शन ने गर्दन मोड़ कर उसे देखा। वो सादगी से मुस्कुराते हुए उससे ही देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें उन झुझलाकर रुख मोड़ गई थी। बना दो। वो कुर्सी की सीट के बैठी थी। मैं सोच रहा था कि होगा कुछ उल्टा सीधा। दिल में सोचो। वो उसकी बात काट गई थी। सुन तो ले पहले। उसने शक्ल पर मासूमियत तारी की थी। कुछ उल्टा सीधा ही सोचा होगा। वो सुनने पे आप आता नहीं थी। नहीं तो आप सुने तो सही, कुछ भी उल्टा नहीं है। वो भी आसानी से टलने वाला नहीं था। अच्छा सुनाओ। बादल नाख्वास्ता इजाज़त दी थी। आपने एक बार मुझसे पूछा था क्या मुझे सितारे पसंद हैं। फिर आपने कहा था कि सितारों की सारी खूबसूरती फासले में छुपी है। वो दूर भी है तभी अच्छे लगते हैं। वो नाश्ता बनाते हुए मगन अंदाज में कह रहा था। तरक्शे को बेसाख्ता वो रात याद आई थी। सितारों की छाँव, खामोशी, खुला आसमान, स्ट्रीट लाइट्स की जर्द रोशनियाँ। और आपने कहा था कि करीब से देखो तो सितारे अकेले होते हैं। दे बर्न अलोन। ये अपने नज़दीक आने वालों को भी जला देते हैं। खूबसूरत और ख़तरनाक। यही कहा था ना आपने? वो बर्नर के पास खड़ा था। तरक्शे उसके पुष्ट पर नज़रें जमाए हुए थी। पता नहीं वो क्या कहने वाला था। तो मैं सोच रहा था आपने सही कहा था। आप देखें ना, मेरा सितारा बहुत खूबसूरत है और ख़तरनाक भी। नज़दीक जाने पर तुम कितना ज़्यादा बोलते हो। नाश्ता बन जाए तो बुला लेना। वो उसकी बात काट कर कुर्सी से खड़ी हुई, जाने के लिए कदम उठाए, लेकिन आरेज ने उसका हाथ पकड़ कर उसे जाने से रोका था। मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। पुरानी बात हो गई। वो तो मुझे याद भी नहीं। वो जैसे उसकी बातों से बचना चाह रही थी। नई बातें कर लेते हैं। आरेज तुम। वो बेबस हुई थी। वो अच्छा नहीं करता था, उसे बेबस कर देता था। अच्छा चले, कुछ नहीं कहता। आप बैठे नाश्ता करते हैं। उसे ज़बरदस्ती कुर्सी पर बिठाकर वो बर्नर की तरफ मुतवज्जो हुआ था। तरक्शे फ़ोन पर मसरूफ़ हो गई। फिर पता नहीं दिल में क्या समाए, उसने फ़ोन कैमरा ऑन करके आरेज की तस्वीर खींची। आरेज इधर देखो। वो उसके कहने पर उसकी तरफ मुड़ा। तरक्शे ने संजीदगी से उसकी तस्वीर ली। उसे मुश्किल अच्छा लगा। वो मुस्कुराते हुए नाश्ता मेज़ पे लगा रहा था और वो मुख्तलिफ एंगल से उसकी तस्वीरें लेती जा रही थी। मैं तैयार होकर आती हूँ, तुम ऑफिस जाते हुए मुझे घर ड्रॉप करते जाना। सारा आनी से मिलने जाना है मुझे। नाश्ते के बाद किचन से बाहर जाते हुए उसे याद दिलाया था। ओके। आरिज ने सर को खम किया था। बाय द वे, अगर आपने मोहब्बत कर ही ली है तो उसे तस्लीम भी कर लें। अच्छा बंदा हूँ, कभी दिल नहीं तोड़ूंगा आपका। वो शरारत से कह रहा था। मोहब्बत? वो चौखट पर रुकी थी। वो मोहब्बत तक पहुँच गया था। क्या ऐसे भी होती है मोहब्बत भला? हाँ जी, मोहब्बत। और जहाँ मोहब्बत हो वहाँ ना नहीं होती। तुम्हें कैसे पता चला मुझे मोहब्बत है? वो इनकारी हुई। उसे देखने से भी और मोहब्बत से भी। नफ़रत भी तो नहीं है? वो मुस्कुराया। वो बिना जवाब दिए वहाँ से चली गई थी। आरेज बेटा, तुम भी ढीठ बन गए हो। ये शायद हर आशिक ही ऐसा होता है। वो मुस्कुरा कर सर पे हाथ फेर कर रह गया था। दोपहर तक तो अफसाने ज़ैनब से मिलकर नौ-रोज़ की तैयारियों का जायज़ा लेती रही। फिर थकन महसूस हुई तो इनसे माजरत करके अपने कमरे में चली आई।
वो थोड़ी देर के लिए कमर सीधी करने के लिए लेटी थी, लेकिन जब नींद आई तो पता ही नहीं चला। जब वो सोकर उठी तो शाम हो रही थी। वो मुंह पर पानी के छींटे मारकर कमरे से बाहर आई। गुड इवनिंग, मेहरदाद के फ्रेश सी आवाज़ पर उसने गर्दन घुमा के देखा। वो किचन से बाहर आ रहा था, हाथ में बास्केट थी। तुम कब आए? जब तुमने देख लिया। बास्केट मेज पे रखते वो उसकी तरफ आया, नरमी से उसे गले लगाया, फिर उसका माथा चूमकर पीछे हुआ। अफसाने पुरसुकून सा मुस्कुरा दी थी। आ जाओ, टेबल सेट करते हैं। अफसाने का हाथ पकड़कर वो बास्केट उठाकर लाउंज के कोने में रखी। हफ्सीन टेबल की तरफ बढ़ गया था। मुझे भूख लगी है, वो उसके साथ चलते हुए उसने मासूम शक्ल बनाई थी। सकीना से कहा है वो जूस ला रही है, खाना हम इकट्ठे खाएंगे। वो उसे मेज़ तक लेके आया था। ये तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। अफसाने ने तौसीफी नज़रों से मेज़ को देखा था। रवायती ईरानी तरीके से सजी हुई मेज़ मुख्तलिफ रंगों से सजी नज़रों को सुकून दे रही थी। अभी ये और खूबसूरत होगी। मेहरदाद ने मुस्कुराते हुए बास्केट में से एक ट्रे निकाली, जिसमें सब्जी की तरह का कोई पौधा रखा हुआ था। ये क्या है? उसने हाथ बढ़ाकर पौधे को छुआ था। ये बढ़ने, फलने, फूलने और ग्रोथ के लिए सब्जी है। दाद ने ट्रे को मुख्तलिफ जगह पर रखा था। सब्जी की अलामत है, ग्रोथ की अलामत है। ज़ैनब आंटी ने कहा कि 7 चीज़ें लाजमी होती हैं हफ्सीन पर। अफसून ने बास्केट का जायज़ा लेते हुए कहा था। ये तो नाम से ही ज़ाहिर है ना। मेहरदाद ने कंधे उचकाए थे। क्या मतलब? सकीना जूस लेके आई थी। मेहरदाद ने अफसाने को वहाँ रखी ऊंची कुर्सी पर बैठने में मदद की थी। हफ्सीन का लफ्ज़ी मतलब है 7 चीज़ें, जो फ़ारसी में है, और हफ्त का मतलब है एस। हरूफ में एस शुरू होते हैं। एस का मतलब वर्ड 7 है। इस तरह हफ्सीन का मतलब हुआ 7 ऐसी चीज़ें जिनके नाम सीन से शुरू होते हैं। ईरानी रवायात के मुताबिक ये चीज़ें एशिया का एक कामयाब और खूबसूरत नए साल की उम्मीदों की अलामत है। उसने तफसील से उसे समझाया था। एक तो ये हो गया सब्ज़ा, बाकी 6 चीज़ें कौन सी हैं? अफसाने की दिलचस्पी बढ़ गई थी इस मौजू पर, या शायद मेहरदाद के हवाले से हर चीज़ में ही दिलचस्पी लेने लगी थी। हमारा दूसरा सीन है सेब, एप्पल। ये खूबसूरती और सेहत की अलामत है। मेहरदाद ने बास्केट में से सुर्ख रंग के सेब निकाल कर टेबल पर सजाए थे। ये मोहब्बत की अलामत है। ऑलिव। और ये संजबित मतलब जैतून। मोहब्बत जो मुझे तुमसे है। चमकती आंखों से अफसाने को देखा था। ये सब्र, हौसले और दानिशमंदी। सिरका। और ये हो गया सिरका कोरियर को रिप्रेजेंट करता है। ये सब्र, हौसले और दानिशमंदी को रिप्रेजेंट करता है, जो मुझ में बहुत कसरत से है। शरारत से कहते सर। सिरके की शीशी मेज़ पर रखी थी। और ये सेर है, गार्लिक। ये मेडिसिन की अलामत है। तुम्हारे पास तो मैं हूँ ना, फिर तुम्हें किसी क्योर की क्या ज़रूरत? वो साथ साथ अपनी तारीफ़ करना नहीं भूल रहा था। अफसाने मुस्कुराते हुए उसे सुनी गई, और बाकी रह गए समाक। ये जो एक पर्शियन स्पाइस है, वो अलामती तौर पर तुलूह सहर को रिप्रेजेंट करती है। और आखिर में समनू, ये एक किस्म की मीठी डिश होती है। डिज़र्ट ये ताकत और मजबूती की अलामत होती है। ये दोनों आइटम कल तक बन जाएंगे तो इस हफ्सीन पर सजा दिए जाएंगे। उसने खाली बास्केट एक तरफ रखी थी। इंटरेस्टिंग। अफसाने ने एक लफ्ज़ी तबसरा किया था। मैंने इतना बोला और तुमने सिर्फ एक लफ्ज़ इंटरेस्टिंग कह के बात ख़त्म कर दी। वो सुकेड़ के उसे देखने की कोशिश की थी। मेरा मूड नहीं हो रहा ज़्यादा बोलने का। अफसाने ने लापरवाही से कंधे उचकाए थे। ये मिरर किस चीज़ की अलामत है? उसने मेज़ पर रखे खूबसूरत मिरर हैंडमेड शीशे की तरफ इशारा किया था। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेकिन मैं जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो होंठ फैलाकर मुस्कुराया और फिर मुंह सीधा किया था। मैं ज़ैनब आंटी से पूछ लूँगी वो कौन सा उसको खातिर में लाने वाली थी। मेहरदाद ने कंधे उचकाए। अफसाने करके रह गई थी। ये मछली बहुत प्यारी है ना? अफसाने ने बॉक्स नुमा एक्वेरियम को उंगली से बजाया था। ये गोल्ड फिश है। मेहरदाद ने भी एक्वेरियम के शीशे को बजाया था। पता है किस चीज़ को सिम्बलाइज करती है?
मैं ज़ैनब आंटी से ही पूछ लूँगी। अफसाने ने नाक चढ़ा के उसे देखा था। मैं बताता हूँ ना, ये ज़िंदगी की अलामत है, और किस्मत की भी, अच्छी किस्मत की, जैसे तुम मेरे लिए सोने की तारों से बनी सुनहरी मछली। शरारत से कहते उस पर झुकते, उसके गर्दन पे मौजूद तिल चूमते हुए उसने गाल उसके गर्दन पे रगड़ा था। उसकी शेव की चुभन महसूस होने पर अफसाने हूँ करती सर पीछे कर गई थी। मेहरदाद हंसते हुए उसके गाल खींचकर नाक पर चूम कर सीधा हुआ था। तुम्हें बस मौका चाहिए होता है मुझे तंग करने का। होंठ सुखेकर उसने हथेली से अपनी गर्दन को रगड़ा था। वो जानबूझकर ऐसे करता था। इतनी मुश्किल से तो मिली हो, थोड़ा सा तंग भी नहीं कर सकता क्या? उसने मासूम सी शक्ल बनाई थी। कोई मेहमान भी इनवाइट किया है क्या? डिनर वगैरह पर? अफसाने ने हाथ मेहरदाद की तरफ बढ़ाया था। उसका सहारा लेते हुए वो कुर्सी से नीचे उतरी थी। बाबा ने मामू लोगों को इनवाइट किया है। उसने सरसरी अंदाज अपनाया था। वो आएंगे? बाबा ने बुलाया तो ज़रूर आएंगे। तुम परेशान नहीं? मैं नहीं हूँ परेशान। मुझे कोई मसला नहीं है उनके आने से। वैसे भी मेहमान तो रहमत होते हैं, और हमसे अच्छा मेज़बान कौन होगा? वो लापरवाही से कह के आगे बढ़ गई थी। मेहरदाद मुस्कुरा दिया। उसे अफसाने का माल करना अंदाज पसंद आया था। तुम चेंज कर लो, हम बाहर चलते हैं। खाना भी बाहर ही खा लेंगे। मूड तो नहीं हो रहा। अफसाने पर सुस्ती तारी हुई थी। आजकल उसका बस सोने और खाने में ही दिल लगता था। मूड भी बन जाएगा, तुम चलो तो। आजकल काफ़ी रौनक हो रही है। नौरोज़ की तैयारियां चल रही होंगी, और वैसे भी रात का तबरेज़ बहुत खूबसूरत होता है। यहाँ के वॉकिंग स्पेस, और फिर मेरे साथ तबरेज़ की खूबसूरत स्ट्रीट्स और साइड वॉक्स पर चलना तुम्हारे नाम की तरफ सानवी और मेरे नाम की तरह रोमानवी होगा। एक बार फिर सोच लो। शरारत से कहते उसने अपनी ऑफर को पुरकशिश बनाया था। गौर किया जा सकता है। तुम 5 मिनट वेट करो, मैं अभी आती हूँ। वो मुस्कुराकर कहते अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। दिल नहीं कर रहा तुम्हें छोड़ के जाने का, आर्मीने की गोद में सर रखकर कहते राय ने मुंह बसोड़ के कहा था। लेकिन जाना तो है ना? वो उसके बालों में उंगलियां फेरते नरमी से कह रही थी। रायत की आज वापसी की फ्लाइट थी। हाँ जाना तो है, लेकिन तुम्हारे बगैर अब दिल नहीं लगेगा। बाजू उसकी कमर पर रख के वो उसके पहलू में मुँह छुपा गया था। उसने आर्मीने के लिए यूनिवर्सिटी से करीबी महफूज इलाके में अपार्टमेंट लिया था। दुबई से ख़ानदानी मुलाजमा हफीज़ा खातून को भी बुला लिया था। वो वहाँ पर आर्मीने के साथ ही रहने वाली थी। अपनी तरफ से उसने आर्मीने की हिफाजत के लिए इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए थे, लेकिन फिर भी दिल उसे अकेले छोड़ के जाने पर आमादा नहीं था। दिल तो मेरा भी नहीं लगेगा, लेकिन ये तो हमने पहले से ही सोचा हुआ था ना। बाजू उसके कंधे पर फैलाकर थपका था। वो उदास लगता था। अगर तुम्हारा मूड नहीं है जाने का तो मत जाओ। उसकी गर्दन की पुष्ट पर उंगली फेरते वो खुद भी उदास हो गई थी। आज नहीं तो कल तो जाना है। इतने सारे काम पेंडिंग है। सरीना की कॉल्स पे कॉल आ रही हैं, जाना तो पड़ेगा। वो कुछ ज़्यादा कॉल नहीं करती तुम्हें? आर्मीनिया के माथे पे बल आए थे। वो कोलीग है, काम के हवाले से बात करनी होती है उसने। तुम ऐसी बातों को सीरियस मत लिया करो, ना ही अपना मुकाबला किया करो किसी से। उसने नरमी से तंबी की थी। मैं नहीं करती। उसने हल्के से उसके बाल खींचे थे। वो वाकई मुकाबला नहीं करती थी, लेकिन औरतों वाली कुदरती जेलस उसमें भी आ ही जाती थी। ये मत करो। राय ने उसके हाथ पकड़कर अपने बालों से हटाए थे। क्यों? वरना फिर मैं टिकट कैंसिल करा दूंगा। उसकी गोद से सर उठाकर उठते हुए संजीदगी से कह रहा था। आर्मी ने मुस्कुराहट छुपाने को चेहरा मोड़ गई थी। हंस लो मेरी हालत पर। उसने मुंह घुसोड़ा था। नहीं हंस रही। तुम उठो, अब जाने की करो। फ्लाइट का वक्त निकल जाएगा। जा रहा हूँ। वो सोफे की पुष्ट से टेक लगाकर बैठा और आर्मीने को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। इरादे लगते तो नहीं? पिछले 4 दिन में 2 बार फ्लाइट कैंसिल करवाई है तुमने। वो हल्का सा हंसी थी। उड़ा लो मजाक। उसने मुंह बिसोड़कर बाजू उसके बांध कर चेहरा उसके बालों में छुपाया था। राय, देर हो रही है तुम्हें। तुमने 7 एयरपोर्ट चलने से भी मना कर दिया। वो उससे अलग होकर सोफे से खड़ी हुई थी। राय गहरी सांस भरते उठ खड़ा हुआ था। एयरपोर्ट पे तुम्हें अलविदा करने जाना तो नामुमकिन सी बात हो जाती। वो बैग उलट पुलट कर देख रहा था। मैं चलता हूँ फिर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। दोनों हाथ उसका चेहरा थाम कर उसके नक्श को चूमते हुए लबों तक आया था। फिर नफ़ी में सर हिलाते हुए पीछे हुआ। ऐसे तो वो बिल्कुल नहीं जा पाता। आर्मी ने बाजू मजबूती से उसके गिर्द बांधते उसके सीने से लगी थी।
उसके जाने से वो खुद भी उदास हो रही थी। वो दोबारा पता नहीं कब उसके इस तरह गले लग सके। वो यकीनन उसे बुरी तरह याद आने वाला था। ज़ैनब माँ, मेहमानों के बैठने का इंतज़ाम कहाँ पर किया है? अफसाने और ज़ैनब किचन में थी जब मेहरदाद वहीं चला आया। अफसाने ने ताराइना नज़र उस पर डाली थी। घर के आरामदेह ट्राउज़र और शर्ट में माथे पे बाल बिखराए हैंडसम सा उसका शौहर। वो मुस्कुरा दी। छत पे अरेंजमेंट की है। ज़ैनब के बताने पर उसने भुएं से घेरी थी। नहीं, छत पर नहीं, पिछली तरफ लॉन में अरेंजमेंट करवाए। बल्कि मैं खुद कह देता हूँ। वो बाहर निकल गया था। अब इसे क्या हुआ? ज़ैनब हैरान हुई थी। क्या हर साल छत पे अरेंजमेंट होता है? अफसाने ने उनका ध्यान मेहरदाद के बात से हटाना चाहा था। जी हाँ, और मेहरदाद तो होता भी नहीं है। पहली बार कि वो अभी इस हवाले से दिलचस्पी ले रहा है, वरना तो वैसे मौक़ों पर घर से गायब ही रहता था। ज़ैनब का ध्यान अभी भी मेहरदाद पर था। उन्हें रज़ा पहलवी ने खुद कहा था कि मेहमानों के बैठने का इंतज़ाम छत पे करवाना है। अब मेहरदाद कुछ और कह गया था। रज़ा पहलवी भी कुछ ही देर में आने वाले थे। फिर से नाना नवासी की बहस होती। मुझे भी यही ठीक लग रहा है कि रौन में इंतज़ाम हो, नहीं तो मेरे लिए सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना मुश्किल होगा। अफसाने के कहने पर ज़ैनब ने चौंक कर उसे देखा था। ओह हाँ, मेरी भी अक्ल देखो, मुझे खुद पहले से सोचना चाहिए था। वो शर्मिंदा हुई थी। कोई बात नहीं, वो मुस्कुराकर किचन से बाहर निकल गई थी। ज़ैनब ने उसे जाते हुए देखा। इन्हें यूं ही सा ख्याल आया, ये घर मेहरदाद के नाम पर था तो उसके हवाले से अब इस घर की मालकिन अफसाने थी। वो जताती नहीं थी, लेकिन उसके अंदाज का मालिकाना इसकाक बहुत कुछ बताता था। ज़ैनब मुस्कुरा दी थी। उन्हें ये तब्दीली अच्छी लगी थी। मेहरदाद और रज़ा पहलवी की जो भी बात हुई थी, लेकिन उस रात की दावत का इंतज़ाम घर के पिछली तरफ वाले सहन में कर दिया गया था। अजलान रज़ा और उबैद रज़ा के साथ साथ इस बार रज़ा पहलवी का तीसरा बेटा अबू हरेरा भी अपनी बीवी और एक बेटी के साथ आया हुआ था। वो सब अजलान रज़ा के घर ठहरे हुए थे। असर के वक्त पहलवी हाउस आए तो मिजाज दुरुस्त ही लगते थे। कोई पुरानी बात नहीं हुई थी। शमसा और सोफिया बाजार तो सही से मिली थी। दिल के हाल तो अल्लाह ही जाने। खाने के बाद चाय का दौर चला तो दुनिया एक शायरी किताब उठाकर ले आई थी। उसके बताने पर पता चला कि यह भी एक रवायत है कि किताब खोलकर जो सफ़ा सामने आए उसे पढ़ना होता है। दुनिया का कहना था कि जो लाइन सामने आए वो मुस्तकबिल की पेशनुगोई की तरह मानी जाती है। आने वाला साल वैसे ही गुजरेगा जैसी नज़म होगी। वहाँ पर उन सब के दरमियान बैठे आज अफसाने को अपना आप अजनबी नहीं लगा था। वो लोग उसके शौहर के रिश्तेदार थे। शुरू में उन्होंने उसे काफ़ी टफ टाइम दिया था, लेकिन अब हालात तब्दील हो चुके थे। कैसे हुए थे अफसाने को अंदाज़ा नहीं हुआ था, लेकिन वक्त के साथ ज़िंदगी नॉर्मल हो गई थी। अब तब्रेज़ उसका दूसरा घर था। वो वहाँ एडजस्ट हो गई थी। लोगों को उसकी हदूद में रखना आ गया था उसे। इंसान दुनिया में अकेला नहीं रह सकता, उसे अपने इर्द गिर्द लोग चाहिए होते हैं। इंसानों के साथ रहना आना चाहिए। भाग जाना भी कभी भी एक अच्छा हल नहीं होता। हालात का सामना करना उन्हें अपने मुताबिक मोड़ना आना चाहिए। बगैर किसी बदमज़गी के दावत अपने अख्ताम को पहुंची तो वो लोग उन्हें अपने हाँ आने की दावत देकर चले गए। सारा आनी, मुझे लगता है कि घर का इंटीरियर तब्दील करवाना चाहिए। मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं और मेरी एक दोस्त है, वो बहुत अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर है। आप कहें तो मैं बात करूं उससे। दरख्शंदे ने इर्द गिर्द का जायज़ा लेते सारा से कहा था। वो वहीद पे आई हुई थी। क्या फ़ायदा, हम दो ही तो लोग हैं घर में। सारा मुस्कुराई थी, उदासी भरी मुस्कुराहट। जी, उनके अंदाज पर दरख्शे को अजीब तरह से उदास कर गई थी। थोड़ी शर्मिंदगी भी हुई थी। तुम अपने दोस्त से बात कर लो, मुझे भी लग रहा है कि घर को तब्दीली की ज़रूरत है। सारा को चुप लगा के वो चुप हो गई तो कहीं उसे बुरा न लगा हो, इसलिए उसका दिल रखने को कह रही थी। दोपहर को वो और सारा इकट्ठे खाना खा रही थी जब दरख्शे के नंबर पर आरेज़ की कॉल आई थी। आरेज़ है, मुस्कुरा के सारा को बताते उसने वहीं बैठ के कॉल ऑन करके फ़ोन कान से लगाया था। मरहबा, कैसी हैं आप? आरेज़ की चहकती हुई आवाज़ फ़ोन से होती उनके समातों तक आई थी। मैं ठीक हूँ, तुम ऑफिस में हो ना? घर पर लंच पे घर आ जाते। सारा की मौजूदगी की वजह से वो मुस्कुराकर नरमी से कह रही थी।
टाइम नहीं है। आप ये बताएं मेरा दिल कैसा है। उसका शरारती अंदाज। तो इसलिए कॉल की थी उसने। दरख्शा ने एक नज़र सारा को देखा। वो उसे ही देख रही थी। क्या मतलब? वो अब सारा के सामने उसे ये नहीं कह सकती थी। इस बकवास का क्या मतलब? मतलब मेरा दिल, जब आप गई थी तो मेरा दिल साथ ले गई थी ना, उसी का पूछ रहा हूँ। क्या हाल है बेचारे का? उसने अपना मतलब समझाया। वो उसकी तरफ से किसी सड़े हुए जवाब का मुंतज़िर था। शाम को आओगे ना, तब बताऊंगी। अभी मैं सारा आनी के साथ लंच कर रही हूँ। वैसे तुमने कहाँ पर ये पढ़ाई है? मुस्कुरा कर कहते उसे जताया कि वो फ़िलहाल सारा आनी के लिहाज में चुप है। वो तो मामा साथ है आपके। तो फिर एक और बात भी है, वो भी सुन ले। वो जैसे महजूज हुआ था सारा की मौजूदगी का सुन के। अब वो उसे कुछ सड़ा हुआ जवाब तो नहीं दे सकती थी। तुमने बताया नहीं कि कहाँ पढ़ा तुमने? मुस्कुरा कर कहते उसके कहे डायलॉग्स का ओरिजिन जानना चाह रही थी। मैं खुद से कह रहा हूँ, ये मेरे मोहब्बत भरे जज्बात है आपके लिए आरेज। बज़ाहिर वो मुस्कुरा कर कहते उसने दांत पीस कर उसका नाम लिया था। हाँ ठीक है, इंटरनेट पे पढ़ा था। वो मान गया। अच्छा आप सुने ना, आपको पता है हम हर जगह घूमने जाएंगे, लेकिन मैं आपको कभी भी किसी आर्ट म्यूज़ियम नहीं लेके जाऊंगा। पूछे क्यों? क्यों? दरख्शा ने जब से जवाब दिया था। क्या पता वो आपको रख ले, ये कहकर कि शी इज़ मास्टरपीस। जानम तुम घर तो आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ इस मास्टरपीस के बारे में। दांत पीसकर कहते उसने फ़ोन बंद किया था, लेकिन कॉल बंद होने से पहले उसे आरेज का ज़िंदगी से भरपूर कहकहा सुनाई दिया था। मेरा एक आर्टिकल मैगज़ीन में छुपा है, तो आरेज उसी के बारे में बात कर रहा था। सारा को गुफ्तगू का पस मंज़र बता के वो खाने में मसरूफ़ हुई थी। आरेज आजकल आते जाते हर वक्त जो रोमांटिक लाइन पढ़ता उसे सुना देता था। उसका कोई इलाज करना पड़ेगा, उसने दिल ही दिल में इरादा बांधा था। ये और बात थी कि उसकी आंखों की जगमगाहट पहले से ज़्यादा बढ़ गई थी।